ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो हमारा यूनिट रहेगा एटम्स एंड न्यूक्लियाई, आज हम इसको फिनिश करेंगे। हमने पहले बहुत सारे टॉपिक इसमें कर लिए, अब हमारे पास जो टॉपिक बचे हैं, बाइंडिंग एनर्जी कर्व, दिस इज़ द मेन टॉपिक। वन मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक, बोहर्स रेडियस, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, हाइड्रोजन एटम, इट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट। एंड अनदर वन इज़ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मास डिफेक्ट क्या होता है। अब मास डिफेक्ट, आपको पता है जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, दे एग्जिस्ट इन पेयर स्टेट, वो हमेशा कॉम्बाइंड स्टेट में होते हैं, दे एग्जिस्ट इन पेयर स्टेट। ओके, तो पेयर स्टेट का मतलब ये है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कॉम्बाइंड स्टेट में रहते हैं और एक पेयर की फॉर्म में रहते हैं, तो ये अलग अलग नहीं होते। अगर आपके पास एक प्रोटॉन आप लेने जाओगे तो उसके साथ एक न्यूट्रॉन उसके साथ जुड़ा रहेगा। ओके, सो अ कॉम्बिनेशन या अ पेयर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज नोन एज न्यूक्लियन। उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन बोलते हैं उसको, ठीक है। इट इज नोन एज न्यूक्लियन। इज दैट क्लियर? तो अगेन, व्हाट इज अ न्यूक्लियन? अ पेयर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं बेटा, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, एंड इट इज नोन एज न्यूक्लियन। अ पेयर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नोन एज न्यूक्लियन। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस। जब हम जो अगर हम एक न्यूक्लियस का डायरेक्ट मास करें तो उसका जो मास आएगा, और अगर हम इन दोनों के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर होते क्या क्या हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, अगर हम इन दोनों का मास जोड़ें तो उन दोनों में कुछ डिफरेंस आएगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अलग अलग मास करेंगे तो हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग करना पड़ेगा। अब आपको पता है वो कुछ फोर्स से जुड़े हैं, उनके बीच में कुछ मास जुड़ा हुआ है। अगर हम उनको अलग करेंगे तो वहाँ पे हीट पैदा होगी, जब उनको अलग करेंगे तो वहाँ पे हीट पैदा होगी, एंड दिस हीट एनर्जी विल लूज सम मास, इसकी वजह से कुछ मास लूज हो जाएगा। तो इसीलिए देर इज़ अ मास डिफेक्ट। इट इज़ अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले सुन लो, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं पेयर की फॉर्म में होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन बोलते हैं। तो मास डिफेक्ट क्या है कि रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस, और अगर हम इनके जो न्यूक्लियस के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अगर हम इनका मास करें तो देयर इज सम डिफरेंस। फॉर्मूला देख लेते हैं। डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड। वट इज जेड हेयर? जेड इज एटॉमिक नंबर, एम पी मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कैसे निकालोगे आप? एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर इंटू एम एन, स्मॉल एन जो है मास ऑफ न्यूट्रॉन, माइनस एम रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मास डिफेक्ट। ओके, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। बाइंडिंग एनर्जी, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप nucleus into its constituent parts and place them at an infinite distance from one another. It is the energy required to break up a nucleus into its constituent parts and place them at an infinite distance from one another. Okay, बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वेयर। सी आप सबको पता है 3 इंटू 10⁸ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। ओके, डेल्टा एम, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। यहाँ से पढ़ सकते हो। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द न्यूक्लियस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला मास डिफेक्ट और लॉस इनटू सी स्क्वायर। द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स forming a nucleus and actual mass of the nucleus is called mass defect. Certain mass disappears, मैंने आपको बताया, certain mass disappears in the formation of a nucleus in the form of mass defect. This mass defect reappears in the form of energy called binding energy. Okay, तो binding energy is delta m into c square. तो delta m का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, z atomic number, mp mass of proton plus a minus z number of neutron, mn
मास ऑफ न्यूट्रॉन, स्मॉल जो एम एन है वो मास ऑफ न्यूट्रॉन है, और जो कैपिटल एन है वो मास ऑफ न्यूक्लियस है, रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस। तो अगर आपने जूल्स में निकालना है आंसर तो इंटू सी स्क्वेयर, और अगर आपने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो इसको जब आप कन्वर्ट करोगे सी का स्क्वायर 3 इंटू 10⁸ और उसका स्क्वायर जब आप करोगे तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपके पास जो फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो ये वाला है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद न्यूक्लियर एनर्जी, और न्यूक्लियर एनर्जी में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही चलता है, वहाँ पे जूल्स इतना यूज़ नहीं होता, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही हम यूज़ करते हैं, बिकॉज वी आर डीलिंग विद ह्यूज एनर्जी, ह्यूज एनर्जीज। ओके, तो Z is atomic number, A is mass number, A minus Z number of neutrons, MP mass of proton, Mn mass of neutron और M capital N mass of nucleus। ओके, तो ये कर्व है ऐसी, ये कर्व देखते हैं हम। ओके, तो ये कर्व देख लेते हैं एक बार एनिमेशन में। तो ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ये हमारे पास नीचे मास नंबर है, ये नीचे मास नंबर, ये नीचे मास नंबर है, ठीक है। ये यहाँ पे एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगेन आई एम सेइंग वी आर डीलिंग विद न्यूक्लियर एनर्जी, सो वी विल यूज मोर प्रेफरली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ये ऐसा कर्व बन रहा है, देखो अगेन लेट मी शो इट। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, हीलियम है, हीलियम के आइसोटोप्स हैं, ओके, ट्रिटियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ओके, ऑक्सीजन, नियोन, एल्युमिनियम, क्लोरीन, आर्गन, ये सारे हैं आपके पास, ये रेंजेस हैं अलग अलग, ये एटॉमिक नंबर्स के रेंजेस हैं। तो लेट्स सी हाउ दिस ग्राफ ड्रॉज। तो कुछ इस तरह से इसकी शेप आती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो किसकी है? आयरन की, Fe स्टैंड्स फॉर आयरन। ओके, आयरन की सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी है वो है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन जितने भी पार्टिकल्स हैं सबसे ज़्यादा जो बाइंडिंग एनर्जी है वो है आयरन की, दैट इज़ Fe, और इसकी कितनी है बाइंडिंग एनर्जी? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रीजन ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी, तो ये जो रीजन है वो क्या है? रीजन ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी, बिकॉज इन जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अब देखो इधर, रीजन ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी के राइट साइड पर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे फ्यूजन करेंगे। ये सब हमने पढ़ रखा है। व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन? फ्यूजन का मतलब तोड़ना, फ्यूजन का मतलब जोड़ना। तो ऑफ कोर्स फ्यूजन कौन करेंगे? लाइट पार्टिकल्स, हल्के पार्टिकल्स जिनका एटॉमिक नंबर कम है वो फ्यूजन करेंगे स्टेबिलिटी, बिकॉज एवरी एटम ट्राइज टू गेट द मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अगर मैक्सिमम स्टेबिलिटी चाहिए तो उसके लिए वो क्या करेंगे? अगर वो लाइट पार्टिकल्स हैं तो वो जुड़कर लाइट पार्टिकल्स हैवी पार्टिकल बनाएंगे, ठीक है, तो वो फ्यूजन करेंगे। और जो भारी पार्टिकल्स हैं वो टूट जाएंगे हल्के पार्टिकल्स में और अपनी एनर्जी को कम करेंगे और स्टेबिलिटी बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो रीजन ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी के राइट साइड वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे फ्यूजन करेंगे, और जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में है वो सारे के सारे फ्यूजन करेंगे। फ्यूजन का मतलब जुड़ना और फ्यूजन का मतलब टूटना। ओके, अब यहाँ पे देखो स्पेशल फीचर्स, ये आपको याद रखना है। ये इन्फरेंसेस बोलते हैं इनको, या कंक्लूजन्स बोलते हैं, या ऑब्जर्वेशन बोलते हैं कि ग्राफ से आपने क्या पता चला, आपको क्या स्टडी किया और उसका रिजल्ट क्या है, व्हाट इज द कंक्लूजन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ वेरी लाइट न्यूक्लियाइड्स सच एज hydrogen is very small. Initially there is a rapid rise in the value of binding energy per nucleon. Between mass number 4 to 20 the curve shows cyclic recurrence of peaks corresponding to helium, beryllium, कार्बन, ऑक्सीजन, नियोन। अब देखो इस ग्राफ के अंदर ये जो हीलियम है, हीलियम,
कार्बन, ऑक्सीजन, नियोन, ठीक है। इन सब के लिए देखो जो पीक्स है ना बहुत शार्प है, इन सब के लिए जो पीक्स हैं वो बहुत शार्प हैं, ठीक है, तो इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ईच ऑफ दीज न्यूक्लियस कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग एन अल्फा पार्टिकल टू द प्रीसीडिंग न्यूक्लियस, मतलब 4 का जो मल्टीपल है 4, 8, 12, 16, 20, हीलियम 4 का मल्टीपल 8, 12, 16, 20, ठीक है, इन सब की जो स्टेबिलिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। ओके, सो आफ्टर ए इज इक्वल टू 20, लेकिन जो 20 एटॉमिक नंबर 20 से ज़्यादा जाएगा, there is a gradual increase in binding energy per nucleon. The maximum value of 8.8 mega electron volt is reached at A is equal to 56, जो कि होता है आयरन का। तो आयरन के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम, देयरफॉर आयरन न्यूक्लियस इज मोस्ट स्टेबल। तो जो आयरन न्यूक्लियस है सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। और सिंपल से अगर इस ग्राफ का फीचर ये है कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल है। ओके, तो यहाँ पे आयरन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ओके, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ न्यूक्लियाइड्स हैविंग मास नंबर्स ranging from 40 to 120 are close to the maximum value, so these elements are highly stable and non-radioactive. Okay, next, beyond atomic number 120, लेकिन 120 के बाद जो वैल्यू है वो गिर जाती है एंड फॉल्स टू 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर यूरेनियम। बियॉन्ड A is equal to 128, the value shows a rapid decrease. This makes elements beyond uranium quite unstable and radioactive. तो 128 एटॉमिक नंबर के बाद जितने भी पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादातर रेडियो एक्टिव हैं और अनस्टेबल हैं। The dropping of the curve at high mass number indicates that nucleons are more tightly bound and they can undergo fission to become stable. तो ये सारे ज़्यादातर they are likely to do fission because each atom in this universe, every atom in this universe tries to gain stability and losing energy. Okay. The dropping of the curve at the low mass numbers indicates that nucleons can undergo fusion to become stable. और जो लो मास नंबर वाले जितने भी आपके पास एटम्स हैं वो सारे फ्यूजन की तरफ जाएंगे। ठीक है।